हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 क्लास 12 का होगा। ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में, है ना। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में देखेंगे लेक्चर नंबर 2 का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हमने लेक्चर 1 में पढ़ाया था, इसके बारे में डिटेल्स किया था। आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चे लोग, तो पिछले क्लास में जो क्लास हुआ था उस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, आइए देखते हैं। चार्ज के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। चार्ज चार्ज में आप पढ़ा था कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है बच्चे लोग, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज को हम बोले थे प्रोटॉन। क्या बोले थे? प्रोटॉन बोलते हैं, है ना। प्रोटॉन को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? प्लस ई के द्वारा। किसके द्वारा? प्लस ई के द्वारा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चा लोग? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.672 गुणे 10 के पावर -31, सॉरी -27, -27 केजी होता है। ठीक है। अच्छा, जबकि नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन बोले थे। इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन बोला था। इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं? माइनस ई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चा लोग? ये होता है 9.11 इंटू 10 के पावर -31 केजी। क्लियर है? आप लोगों को अगर लेक्चर 1 देखे होंगे तो ये चीज आपको मिला होगा पढ़ने को, है ना। और याद भी कर लिए होंगे। अगर लेक्चर 1 देखा होगा तो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। और कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे आप याद करते हुए चलने का, है ना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आसान होता जाएगा। ठीक है ना। ऐसे तो हार्ड होने का चांसेस नहीं है अगर आप याद करोगे तो। और नहीं अगर याद करते हैं तो आपको हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप याद करते चलिए। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपने क्या पढ़ा था? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम पढ़ा था। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। और क्या पढ़ा था? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। क्या होता है? ऐसा यूनिट कूलम होता है। क्लियर है? चलिए, आपने ये पढ़ा होगा कि प्लस चार्ज इसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज क्या करता है एक दूसरे को? लाइक चार्ज, है ना। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, रिपेल, है ना। और प्लस चार्ज, माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे को बोलते हैं अनलाइक। क्या बोलते हैं? अनलाइक, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो लाइक चार्ज का मतलब समझते हैं आप लोग? लाइक चार्ज का मतलब होता है कि दोनों एक जैसा चार्ज, चाहे तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव, तो उसको हम लोग लाइक चार्ज बोलेंगे। और वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल का मतलब होता है वो आपस में सटेगा नहीं, वो बिल्कुल ऐसे बाहर की ओर भागते रहेगा, है ना। सटेगा नहीं आपस में। और प्लस और मास चार्ज रहेगा, इसको हम लोग अनलाइक चार्ज बोलते हैं। और ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो गया? अट्रैक्ट, अट्रैक्शन यहाँ पे आ जाता है ना। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन लगता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद हम लोग पढ़े थे आगे। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग रिवीजन किया था और भी आगे कि रिपेल चार्ज जो है प्लस मास वाला रिपेल हुआ था। उसके बाद जो था हम लोग पढ़े थे चार्ज का बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था। एक होता है एडिटिविटी, एडिटिविटी के बारे में। एडिटिविटी क्या होता है बच्चा लोग? एडिटिविटी के बारे में बताया था कि जब चार्ज को, सारे चार्ज को हम क्या करें? अलजेब्रिक सम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है बहुत सारे चार्ज, है ना। और इस सभी चार्ज को हम क्या करें? अलजेब्रिक सम कर दें। ठीक है ना। टोटल चार्ज जो हो जाएगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? Q द्वारा इंडिकेट करते हैं। और ये अलजेब्रिक सम करना है, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस प्रकार से हम लोग आगे चल जाएंगे। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते थे एडिटिविटी।
ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो ठीक है, फिर से आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्या टॉपिक था इसके बाद, क्वांटाइजेशन। क्या था? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या देखा था? सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, सम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। मतलब क्यू बराबर क्या होता है बच्चा लोग? एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। एन का वैल्यू क्या होगा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस प्रकार का है ना। देखिए, सम ऑफ मल्टीपल मल्टीपल इंटीग्रेटेड मल्टीपल क्यों बोलते हैं इसको, ध्यान दिया। सम ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टीपल इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। फिर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 3 को अगर लेते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से समझिए आप, है ना। देखिए जुड़ते जा रहा है, अगर 4 हम लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं एन पीस ले ले, कितना ले ले? एन पीस अगर ले ले तो ये कितना हो जाएगा? एन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? क्यू बराबर क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? एन। क्यू बराबर क्या होता है? एन। क्लियर? चलिए ठीक है। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्लास है हम लोगों का, है ना। चलिए, अब पढ़ लिया था, एडिटिविटी पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था ना, ये हो गया था, ये भी हो गया था ना, ये हो गया था। क्वांटाइजेशन कंप्लीट हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए ठीक है, ध्यान दिया। आगे लिस्ट ऑफ फार्मूला, जो अभी हम फार्मूला आपको डील करके दिखा रहे थे, वो देखिए 4 क्यू बराबर एनी है, ई बराबर 1.6 गुना 10 के पावर मास माइनस कूलम है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है, या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी भी लिख सकते हैं बच्चे लोग। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.11 10 के पावर मास 31 केजी हो गया, या इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम शॉर्ट में एन 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई, ये लिखा हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पढ़ना हम लोगों को। चलिए बच्चा लोग, अब न्यूमेरिकल्स आ गए। क्या आ गए? न्यूमेरिकल। आज हम लोग न्यूमेरिकल डील करेंगे और देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को डील किया जाता है। बच्चे लोग क्या होता है कि न्यूमेरिकल ही डील नहीं कर पाते। अगर न्यूमेरिकल आप डील नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपको जो है न्यूमेरिकल के बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव नहीं निकाल सकते। इसलिए न्यूमेरिकल बहुत कीजिएगा, जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल से आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 गुणे 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। हमको कैलकुलेट क्या करना है बच्चा लोग? चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज। तो आपने देखा ना कि चार्ज बराबर जो होता है एन ई होता है। क्या होता है? चार्ज बराबर एन ई। देखिए ये कहता है इतना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एन के काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई है। मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे, देखो एन का वैल्यू कितना है? 12.5 गुणे 10 के पावर 8, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, है ना। क्या ये एन का काम कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है, एन ई के काम हो गया यहाँ पे। तो चलो कैलकुलेशन इसको कर लीजिए। 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 पचे 80 का 0 हो जाएगा। 16 दूनी का 32, 16 दूना का 32, 32 और 8 कितना हो जाएंगे? 32 और 8, 32 और 8 40 का 0 हो जाएगा, है ना। 32 8 40 का 0 हो जाएगा, और 16 एकम 16, 16 4 20, बोले इतना हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, 16 85 का 0, 16 दूनी का 32 और 8 40 का 0, 16 एकम 16 4 20 हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट पर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? देखिए 19 पावर है, इसका पावर 8 है, तो 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो 9 में से 8 गया तो 1 माइनस 11 बच जाएगा। इतना कूलम हो गया बच्चा लोग। ये 20 गुणे 10 के पावर माइनस 11 कूलम। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन आपका आंसर में क्या देना है? 2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कूलम। ये माइनस 10 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। जब इधर हम बढ़ेंगे तो पावर क्या हो? घट जाएगा, है ना। 2.0 गुणे 10 के पावर क्या होता है? माइनस 10 हो जाएगा कूलम। ठीक है, तो ये भी आंसर कर सकते हैं। कैसे हुआ वो भी एक बार मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, रफ देख लीजिए, रफ में देख लीजिए।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 20 इंटू 10 के पावर -11 लिखा हुआ, ठीक है, इतना कूलम लिखी हुई है। अब इसको क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे पॉइंट बैठाना होगा, पॉइंट बैठाने के लिए 10 से डिवाइड करना होगा, इसके बाद 20 में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 10 से मल्टीपल भी करना होगा, इंटू 10 के पावर -11, ठीक है। देखिए ये से ये कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब चलो ये से जब डिवाइड करोगे तो ये एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 2 मिल गया, इंटू इसके पावर 1, ये इसमें ऐड होगा तो -11 प्लस 1, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -10, है ना। ये रख मैंने कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास आगे बढ़ाएंगे हम लोग, है ना। ठीक, सवाल नंबर 2 कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स। बच्चा लोग कहता है चार्ज हमको कैलकुलेट करना है किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। कह रहा है गिवन चार्ज एंड अल्फा प्रोटॉन इज इतना, प्रोटॉन का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैंने कल बताया था आपको कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 प्रोटॉन्स के बराबर होता है। कितना होता है, 2 प्रोटॉन्स के बराबर, प्लस में लिखी जाती है, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है 1.6 × 10 के पावर -19 से कूलम। गुना करेंगे 16 दूना का 32 होगा, 3.2 × 10 के पावर कितना, -19 से कूलम। तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होगा होगा 3.2 × 10 के पावर -19 से कूलम, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है तीसरा नंबर, कहता विच इज बिगर ए कूलम ऑफ, विच इज बिगर ए कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कहता है विच इज बिगर ए कूलम और चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। कहता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन की नंबर पूछा है, मतलब क्या पूछा है, गिवन में बोला है n बराबर बोला है 1। कहता है कि विच इज बिगर कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें इलेक्ट्रॉन पूछा है। चार्ज फ्रॉम 1 कूलम, चार्ज किसमें, 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्यू बराबर क्या पढ़ा आपने, क्यू बराबर ए नहीं होता है, क्यू का वैल्यू क्या है 1 कूलम, क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 कूलम हो रहा है, क्यू का वैल्यू 1 कूलम पर रखिए, 1 कूलम बराबर n, और ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10 के पावर -19 से कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा ये, ठीक है ना, ये पॉइंट जाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, ठीक है, ये इधर चल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 वही 10 बराबर क्या होगा n इंटू 16 × 10 के पावर कितना -19, है ना। अब चलो इसको से इसको डिवाइड करो तो नहीं कटेगा, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 16 छक 96, 16 छक 96, 4 बचेगा, 16 दूना का 32, फिर और बचेगा 16 पचे 80, ये से ये क्या हो गया, कट गया, है ना। तो कितना है आपका वैल्यू 0.625 बराबर n × 10 के पावर -19। अब ये इधर से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 0.625 × 10 के पावर 18 पॉजिटिव में हो जाएगा, बराबर n का वैल्यू आ गया। तो चलो जब ये इस साइड में आता है तो पावर यहाँ क्या होता है, बढ़ता है, जब इधर जाएगा तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, 6.25 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, अच्छा ये 19 था ना, सॉरी यहाँ पे 19 था, यहाँ पर 19 होगा, गलती से लिखा है ना। तो एक पावर इधर से बढ़ेंगे, पॉइंट के अगर हम दाहिने तरफ चलते हैं तो एक पावर घट जाएगा, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, बराबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो 4 नंबर सवाल ये है, कहता है एक कॉम ड्रा थ्रू पर्सन हेयर ऑन ए ड्राई डे कॉज 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन। कहता है कि ए कॉम ड्रा थ्रू पर्सन हेयर ऑन ए ड्राई डे कॉज, है ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक पर्सन के द्वारा, है ना, सूखे हुए दिनों में हेयर को क्या कर रहा है, कॉम कर रहा है, मतलब कि बालों में इस तरीके से झाड़ रहा है, ठीक है। झाड़ने से क्या हो रहा है, 10 के पावर 2 इलेक्ट्रॉन जो है लीव, मतलब इतना लीव करने के बाद द पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कॉम, मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल करके और क्या है
स्टिक टू द कॉम, मतलब कॉम में जाकर चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है ना। कहता है कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई द कॉम, हमको चार्ज निकालना है। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाई द कॉम, मतलब कॉम पे कितना चार्ज आ गया। सवाल एक बार फिर से समझिए। कहता है कि ए कॉम ड्रॉप थ्रू ए पर्सन हेयर ऑन ए ड्राई डे, मतलब कि सूखे हुए दिन, एक सूखे हुए दिन, मतलब कि सूखे हुए बाल में कहिए, एक तरीके से ड्राई डे कहा है, मतलब सूखे हुए बाल कहिए, है ना। सूखे हुए दिनों में क्या किया है कि कंघी जब इस तरीके से किया तो उसमें 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन जो है कंघी में क्या हो गया, आकर चिपक गया। क्या हो गया? चिपक गया, है ना, चिपक गया। तो चिपकने के बाद कहता है कि कैलकुलेट करके ये दिखाइए कि कैरिड बाय द कॉम, है ना, मतलब कैलकुलेट करना है चार्ज को कि कितना चार्ज उसने कैरी किया है कॉम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन निकला है। क्या निकला है? 10 के। इसका मतलब ये एन का काम कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका काम कर रहा है ना। तो चार्ज बराबर क्या आपने पढ़ा था, क्वांटाइजेशन में पढ़ा था कि चार्ज बराबर एन। चार्ज बराबर क्या होता है? एन। एन का वैल्यू कितना है? 10 के पावर 22 दिया हुआ है। और ई का वैल्यू आपने क्या पढ़ा? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। बच्चा लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा? 22 में से 19 जगह 3 हो जाएगा, 22 में से 19 जगह तो कितना हो जाएगा? 3 कूलम। मतलब कि कंघी पे इतना चार्ज जो है आकर चिपक जाता है, इतना चार्ज क्या होता है आकर चिपक जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, एक एक लेसन, एक एक टॉपिक का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को डील करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग सीखने का और आगे बढ़। बच्चा लोग आगे पढ़ना हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कहता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन ओनली बी द ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह न क्रिएट होता है और ना वो डिस्ट्रॉय होता है, मतलब बढ़ता है। क्रिएट का मतलब जुड़ना और डिस्ट्रॉय मतलब बढ़ना, है ना। न चार्ज जुड़ रहा है और ना बढ़ रहा है, ठीक है ना। वो ओनली फिर क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा, है ना। कहता ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है, एक बॉडी ये है आपके पास, एक बॉडी ये है ना, दो बॉडी यहाँ पे। इसमें है 3 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और 7 -7 है ना, -7 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इस बॉडी पे जो है 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, माइनस में है, और +3 माइक्रोकूलम चार्ज है ना, और तीसरा जो है वो प्लस चार्ज है। क्लियर? अब ध्यान देना है कि यह बॉडी और इस बॉडी में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों चक्कर ट्रांसफर हो रहा है, इस बॉडी से इस बॉडी पे ट्रांसफर, तो चार्ज का कितना वैल्यू होगा, तो बोलेंगे 3 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम माइनस, है ना, माइनस 7 माइक्रोकूलम इक्वल टू, यहाँ पे कितना है बच्चा लोग देख लीजिए, -2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम और प्लस 4। कैलकुलेट करके 3 और 2 5, 5 माइक्रोकूलम में से 7 माइक्रोकूलम माइनस होगा तो -2 माइक्रोकूलम यहाँ बच जाएगा। ठीक है, और 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में 1 माइक्रोकूलम बचेगा। कितना बचेगा बच्चा लोग? 1 माइक्रोकूलम प्लस 4 जाएगा। ये प्लस में 1 है, इधर आएगा तो मास में हो जाएगा, मतलब -3 माइक्रोकूलम बराबर क्या हो गया, 4। ये 4 का जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू कितना है, -3 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। तो इसका मतलब इस बॉडी से इस बॉडी पे जब ट्रांसफर हो रहा था तो इस क्यू का वैल्यू जो हुआ -3 माइक्रोकूलम ट्रांसफर हो गया। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे ये बॉडी है, इस पे 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज, -5 कूलम चार्ज, है ना। और यह बॉडी है, 3 कूलम चार्ज है, 8 कूलम चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है और एक चार्ज है। क्लियर है? अब देखते हैं कि इस बॉडी से इस बॉडी पे कितना ट्रांसफर हुआ। 2 कूलम प्लस 3 कूलम
प्लस 4 कूलम माइनस 5 कूलम बराबर 3 कूलम प्लस 8 कूलम माइनस 5 कूलम प्लस 4। बच्चा जोड़ लीजिए 2 3 5 4 9 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बच्चा 4 4 कूलम हो जाएगा। 8 3 11 में से 5 गया तो कितना 6 5 11 है ना, ये 8 में से 5 जाएगा 3 3 6 6 कूलम हो जाएगा और प्लस 4 ये 6 प्लस में जाएगा तो मास में हो जाएगा, ये मास में कितना हो जाएगा 2 कूलम जो है 4। तो आपने देखा इस बॉडी से इस बॉडी पे कितने कूलम ट्रांसफर हुए, तो -2 कूलम चार्ज जो है ट्रांसफर। अब ये नहीं कि यहाँ माइनस आ गया यहाँ भी माइनस आया तो हमेशा माइनस, ये कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे बात होती है कि जैसा सिचुएशन, जैसे आप यह रहा था मास में चाहो, यह रहा था प्लस में हो गया था, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना बच रहा है, जो बचेगा वही ट्रांसफर वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया है ना, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, कहता है द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह ना क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी से क्या होता है ट्रांसफर होता है। क्लियर? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लीजिए कूलम्स लॉ आ गया है ना, ये इंपॉर्टेंस भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बीच बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कहता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चे लोग ध्यान दिए, कूलम नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो चार्जेस के बीच में नियम बताया। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई चार्ज ये है, कोई क्या है, ये चार्ज है ना, ये चार्ज जो है प्लस Q1 चार्ज और ये प्लस है Q2 चार्ज। अच्छा ये चार्ज होगा, ये कैसा चार्ज होगा, ये दोनों जो चार्ज है या पॉइंट चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा बच्चा लोग, यह दोनों चार्ज जो है, ये दोनों चार्ज जो होगा ये पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज है पॉइंट। ये जो है ये पॉइंट चार्ज है, कैसा है पॉइंट चार्ज है ना, ये भी पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, और ये भी क्या है, ये भी पॉइंट चार्ज। दोनों जो होगा वह पॉइंट चार्ज, क्या होगा पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, अब कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है बच्चा लोग, ये r डिस्टेंस पे रखा हुआ, कितना रखा हुआ r डिस्टेंस पे रखा हुआ। अब ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, जब दोनों फोर्सेस लगाएंगे तभी पल्सर फोर्स होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगी। ठीक है ना, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, दोनों अगर नेगेटिव होगा तो भी रिपल्सन, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब फोर्स का वैल्यू जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, ध्यान दिया बच्चे लोग, उन्होंने बताया कि डायरेक्ट जब फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वह प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 का। देखिए कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, मतलब टू चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का। ठीक है, और दूसरा बताया कि जो ये डिस्टेंस जो r डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस का क्या होगा, फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का, किसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। देखिए जरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जो फोर्स होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। आपको याद हुआ नहीं हुआ तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमने बोला कि कूलम साहब ये बताए थे कि फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का, जबकि फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्या देखा आपने, फोर्स जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड
Q2 का, और फोर्स जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का। बच्चों दोनों को अगर हम मर्ज कर देंगे तो फोर्स जो होगा ये होगा, क्या होगा, फोर्स जो होगा वो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो अब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फोर्स बराबर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। और इसको के को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई, 1/4 पाई, 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर दिखाई दे रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, किससे निकल गया, फोर्स का, है ना। ये फॉर्मूला जो है कूलम्ब साहब ने दिखे, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो आपने देखा कूलम्ब में क्या देखा आपने कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज का, और फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ चार्ज का। क्लियर। अभी दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो फोर्स जो होगा Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर होगा। और फोर्स होगा इसको जब हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आएगा के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होगा, Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और के का वैल्यू जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आइए नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कहता है कि द वैल्यू ऑफ के, जो अभी आपका के आ रहा था, के क्या आया था, फोर्स बराबर आपने क्या देखा, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और फोर्स बराबर आपने क्या देखा, के का वैल्यू देखा आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फोर्स बराबर आपने देखा, फॉर्मूला प्रूफ करते हुए, है ना। तो बच्चा लोग कहता है ये जो के है ना, ये जो के यहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू जो के आ रहा है, ये के जो है, ये के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे करता है कि किस मीडियम में दो चार्जेस को रखा गया है। अगर मान लिया चार्ज जो है वैक्यूम और एयर में होगा तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अदरवाइज एयर और वैक्यूम में नहीं होगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, बिटवीन टू चार्जेस, है ना, वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ कूलम्ब फोर्स, फोर्स हुआ के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, है ना, और के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर का। के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और कांस्टेंट वैल्यू में इस तरीके से भी लिखते हैं 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। कहता है हियर के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। ये कौन सा है, के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट होता है बच्चा लोग। ये जो के लिखा रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। फोर्स बराबर आपने देखा कि फोर्स बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इन एयर एंड वैक्यूम, एयर एंड वैक्यूम के लिए जो हमने ये प्रूव करके रखा है ना। कहता है फॉर मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इन मीडियम। ये के का वैल्यू जो है जैसे एयर हो गया, सॉरी ग्लास हो गया, केरोसिन हो गया, सॉरी ग्लास हो गया, या अदरवाइज कोई और मीडियम हो सकता है ना। जो भी मीडियम होगा उस मीडियम में क्या होगा, के का मान दिया जाएगा, के का मान दिया जाएगा, ठीक है ना। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, ये क्या है एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है देख लीजिए। यह एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है, इस एप्सिलॉन का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। जबकि एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट का यूज होता है, जबकि मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी का यूज होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है बच्चा लोग वह 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पूरा उम्मीद रखते हैं कि आपको हम समझा दिए होंगे। नहीं समझ में आया हो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर से आपको वीडियो में बना करके समझा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। बच्चे लोग अब हम लोग को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ना है बच्चे लोग? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़नी है। देखिए जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये दो चार्जेस, ये प्लस क्यू वन चार्ज है और आर डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लस क्यू टू चार्ज है। ठीक है बच्चे लोग, आप ये बताइए कि अभी अभी आपने सीखा कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका फोर्सेज जो होता है वो अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन। तो आपने सीखा कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। अब जब दो चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, मतलब कि अनलाइक चार्ज होंगे, तो वह अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। यहाँ पे कौन सा लगने वाला है? रिपल्सन फोर्स। आइए देखते हैं। तो ये Q1 जो है इस Q2 पे क्या करेगा, फोर्स जब लगाएगा, Q2 पर जब फोर्स लगाएगा यहाँ नाम लगाएंगे F2, क्योंकि Q2 पर लगा रहा था इसका नाम F2 हो गया। और किसने लगाया? 1 ने, इसलिए हम लिखेंगे F21। समझ में आया कैसे लिखे, है ना? इसी प्रकार से फोर्स जो है Q1 पे कौन लगाएगा? Q2। जो फोर्स लगेगा Q1 पे किसने लगा रहा है? 2 पर लगा रहा है। कोई दिक्कत है क्या? तो आपने देखा कि Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स का नाम है F21 और Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स का नाम है F12। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, F12 जो होगा वह माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। ऐसा इसलिए होगा बच्चों लोग क्योंकि आपने पढ़ा होगा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि AB जो होता है, AB वेक्टर जो होता है वह माइनस BA वेक्टर के बराबर होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा। अगर वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो वेक्टर का भी वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो आपने देखा कि F12 जो होता है वो बराबर हुआ F माइनस F21 के बराबर होगा। बच्चे लोग अगर मान लिया जाए कि इसका नाम अगर R1 लिखे, इसका नाम R2 लिखे, है ना? अगर हम R2 से R1 की ओर चले, R2 से R1 की ओर चले तो क्या होगा बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। R2 से R1 की ओर, तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये फाइनल हो जाएगा, ये क्या होगा? इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम लोग इधर से इधर देखें, ध्यान दिया, इस डायरेक्शन में देखें, किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा R2, क्योंकि हमने R1 से R2 में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? R1 से R2 की ओर जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में R2 में से क्या होगा? R1 घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेक्टर फॉर्म में जो ये जो होता है डिस्टेंस जो लिखा था है वो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल अगर इधर से इधर चलते हैं तो इसका फाइनल ये हुआ, फाइनल में से क्या हुआ? इनिशियल को घटा देंगे, डिस्टेंस आर के बराबर हो जाएगा। या आप इधर से अगर उस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो क्या होगा? ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। क्या होगा? फाइनल और इनिशियल है। इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, इस डायरेक्शन। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स बराबर क्या आपने पढ़ा? फोर्स बराबर आपने पढ़ा क्यू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बच्चा लोग अगर हम आर स्क्वायर यहाँ पे 1 2 अगर डालते हैं, इसका मतलब कि कहाँ से जा रहा है? 2 से 1 की ओर। पहला इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये लगा रहा होगा ना इस पे फोर्स, ये फोर्स लगा, तो ये तो फाइनल हो गया, ये वाला क्या हो गया? इनिशियल। इसलिए अब डिस्टेंस कितना होगा? R1 माइनस R2 होगा। कितना होगा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आपने क्या पढ़ा? फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या पढ़ा? फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बच्चा लोग जो आर का ये काम जो कर रहा है, अगर हम इससे इसके लिए देखें, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये 1 पे कौन लगा रहा है? 2 फोर्सेस लगा रहा है, तो इसके लिए ये फाइनल होगा और ये वाला इनिशियल होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया? R1 और इनिशियल कितना हो गया? R2। तो फाइनल माइनस इनिशियल का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो जनरल फॉर्म हो जाएगा।
इस फॉर्मेट में लिखना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, इस पे कैप लगा देंगे, या हो गया यूनिट वेक्टर। मतलब वेक्टर जब आप पढ़ा होगा तो वेक्टर में ये सीखा होगा आपने, है ना, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर मान ले कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर ए है तो इसका बराबर होगा वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़ाया गया होगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या टूटेगा, देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू होगा के Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो ए का काम कौन कर रहा है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कर रहा है। क्लियर है बच्चा लोग, चलिए अब बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। बच्चा लोग अब मॉड भी पढ़े हुए तो आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जो होता है उसको हम लोग सिंपल एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, या एक्स स्क्वायर के मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, दोनों को मॉड के फॉर्मूले में लिख दे, यहाँ से यहाँ देख लीजिएगा, है ना, यहाँ देख लीजिएगा कि इस बात को भी मिटाता हूँ, क्या होगा कि Q1 Q2 बटा R1 माइनस R2 का मॉड हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना, ये क्या हो गया फोर्स बड़ा, ठीक है। और यही क्या हो गया बच्चा लोग, आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, यही क्या है आपका वेक्टर फॉर्म। अच्छा ये फॉर्म लिखा गया है, ये डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन 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 Q2 से किधर है, Q1 की ओर, डायरेक्शन फ्रॉम Q1 Q2 टू Q1। अगर इसको हम Q1 से Q2 करते हैं बच्चा लोग तो फोर्स जो आएगा तो फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटा उल्टा हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यू, क्या हो जाएगा होल, क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्या होगा क्यू, गलती से लिखा गया होगा, होल क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा R1 R2 माइनस R1। ध्यान दीजिए क्यों हुआ, देखिए अगर मान लीजिए सपोज दैट अब डायरेक्शन हमारा जो है, अब Q1 से Q2 पे जाता है, फाइनल कौन होगा ये, और इनिशियल होगा तो R2 माइनस R1 लिखा जाएगा इसके लिए। तो इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चा लोग लिखेंगे डायरेक्शन डायरेक्शन Q1 टू Q2, मतलब Q1 से Q2 की ओर डायरेक्शन इसका होगा। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, चिंता करने की कोई बात नहीं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, फिर हम अगला जो है पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स जो है उन्होंने क्या क्या लिमिट बताया है वो जान लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, पहला लिमिटेशन उन्होंने ये बताया कि द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी रेस्ट, इट इज नॉट ट्रू फॉर मूविंग चार्ज। मतलब कहने का मतलब ये है, कूलम्ब्स लॉ ने ये बताया कि जो दो चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्ज रेस्ट पे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, रेस्ट पे। अगर वो दोनों चार्ज जो है मूविंग करता हुआ रहेगा तो उस पर फोर्सेस नहीं लगेंगे, क्या होगा, फोर्सेस नहीं लगेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि Q1 जो है Q1 और Q2 ये दोनों कैसा होना चाहिए, या रेस्ट पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। अगर ये दोनों रेस्ट पर होगा तब जा करके क्या होगा, इस पे फोर्सेस आएंगे। और अगर मान ले जाए ये Q1 है और ये Q2 है और ये मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें वैल्यूड नहीं होगा और इसमें वैल्यूड हो जाएगा। इस पे जब रेस्ट होगा तो इस पे वैलिड होगा, जबकि इस पे वैलिड नहीं होगा। क्लियर, चलिए इसी प्रकार से
पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। कहता कुलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। अभी अभी आपको बता रहे थे कुलम्स लॉ जो है ये जो होता है ये Q1 चार्ज है, ये क्या है Q2 चार्ज है ना, और ये पॉइंट है ना, ये जो है ये पॉइंट चार्ज है। कैसा है ये पॉइंट चार्ज, क्या है पॉइंट चार्ज है ना। तो कुलम्स लॉ जो वैलिड होता है वो किस पे होता है, पॉइंट चार्ज पे होता है। क्या होता है, कहता वो बट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सटर्नल चार्ज, मतलब बड़ा चार्ज अगर रहेगा तो उसमें वैलिड नहीं होगा। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया कुलम्स लॉ का। तीसरा लिमिटेशन क्या है बच्चा देख लीजिए, कहता है इट इज ट्रू लार्ज फॉर डिस्टेंस एंड अ स्मॉल डिस्टेंसेज, मतलब ये ट्रू होगा बहुत बड़े डिस्टेंस पे भी ट्रू होगा और छोटा से छोटा डिस्टेंस पे भी ट्रू होगा, दोनों पे वैलिड होगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 के पावर मास 15 एंड फॉर द डिस्टेंस मोर देन द 10 के पावर 15। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है बड़ा डिस्टेंस पे भी वैलिड होगा, छोटा डिस्टेंस पर भी वैलिड होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ये है कि 10 के पावर माइनस 15 से छोटा नहीं होगा और 10 के पावर 15 से बड़ा भी नहीं होगा। मतलब फोर्स जो होता है बच्चा लोग, फोर्स का वैल्यू अभी क्या बताया आपको, फोर्स 1 2 बोला, F12 बोले बराबर क्या होता है माइनस ऑफ F21 होता है। अभी आपको बताया थे कि नेगेटिव वेक्टर है ना, नेगेटिव वेक्टर है, और ये कहता है कि फोर्स जो होता है वो 10 के पावर माइनस 15 मीटर से बड़ा नहीं होगा, सर छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, जबकि बड़ा कितना से नहीं होगा 10 के पावर 15 मीटर से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला कंडीशन है कि अगर दो चार्जेस जो है रेस्ट पे होगा तो वैलिड होगा, अगर मूव कर रहा होगा तो वैलिड नहीं होगा। पहला कंडीशन कंप्लीट। दूसरा जो है यह पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है, किस पे होता है पॉइंट चार्ज पे वैलिड होता है, जबकि एक्सटर्नल चार्ज पे वैलिड नहीं होता है। दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा ये है कि यह बड़ा भी डिस्टेंस के लिए वैलिड है, छोटा डिस्टेंस के लिए वैलिड है, लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया है कि फोर्स का जो है 10 के पावर मास 15 से छोटा नहीं हो सकता, जबकि 10 के पावर 15 से बड़ा नहीं हो सकता। ये तीन पॉइंट जो है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ का, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से आप सीख करके आइएगा और कमेंट कीजिएगा जरूर से कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। आपकी मोटिवेशन जो है हमारे मतलब आपकी जो लाइक शेयर जो होगा वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। ठीक है, धन्यवाद।